हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। जानेंगे कौन कौन से टाइप्स के स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं और हर एक टाइप्स के अंदर डिटेल्स में हम बात करेंगे कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर का आज ज़्यादातर यूज होता है और पहले कौन से टाइप का स्ट्रक्चर का यूज होता था। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप किस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज करोगे। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले दो मेन टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर के। फर्स्ट है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको कहीं पे बीम कॉलम या स्लैब ऐसा नहीं दिख रहा, ओनली आपको वॉल्स देखने को मिलेगी और वॉल पे एक स्लैब हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा है फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि उसे बोलते हैं आरसीसी फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम्स भी है, यहाँ पे बीम भी है, ओके, फिर फुटिंग भी है, फाउंडेशंस भी। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, किस तरह से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर जो है वो दोनों से डिफरेंशिएट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिख रहा है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आपको हर जगह वॉल्स दिख रही है, आपको कहीं पे न बीम या फिर कहीं पे जो है कॉलम या आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हैज द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग विच कैरीज ट्रांसफर द लोड्स टू द ग्राउंड सेफली। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको काम क्या करना है, फर्स्टली जो भी उसका जो लोड आ रहा है उन सभी लोड्स को वो सेफली ग्राउंड तक उसको ट्रांसफर कर दे, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा। एंड दिस स्ट्रक्चर गारंटी स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स परफॉर्मेंस। कॉमनली वॉल कॉलम बीम एंड फाउंडेशन जो इसके कंपोनेंट्स से लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के मेनली। सो यहाँ पे इन सब जगह पे वॉल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, कौन कौन से कंपोनेंट्स मेनली इस बिल्डिंग में है उसके हम बात करते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोड बियरिंग वॉल्स। सो वॉल्स जो है वो पूरा जो लोड है ट्रांसफर करते हैं स्लैब्स, और जो भी कुछ स्लैब से या उसके अबव से जो फाउंड लोड आता है उस सभी लोड्स को वो फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है। एंड दिस वॉल्स कैन बी मेड ऑफ कॉन्क्रीट, मेजनरी और ब्लॉक मटेरियल जो है इनसे भी इस वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। Most of the exterior walls of a building structure are considered as load bearing. सो आप देखेंगे कि कोई भी बाहर की जो वॉल्स है, बाहर की वॉल का मीनिंग है एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर वॉल यानी कि ये जो आप देख रहे हो एक्सटीरियर वॉल हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ओके, ये सभी एक्सटीरियर वॉल्स है, ओके। और इसके अंदर जो वॉल है ये इंटीरियर वॉल होगी। सो एक्सटीरियर वॉल्स होगी, उसकी मिनिमम थिकनेस जो है आपको 200 mm रखनी है, तभी ये ठीक तरह से जो स्लैब का लोड है और अपना जो सेल्फ वेट है उन सबको वो इजिली जो ट्रांसफर कर पाएगा और सेफली स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। सो यहाँ पे मिनिमम उसकी थिकनेस 200 mm होनी चाहिए। फिर बात करते हैं बीम्स की। सो बीम जो एक प्राइमरी मेंबर है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का, एंड विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, कंक्रीट और मेटल। उसकी कैपेसिटी जो है लोड बियरिंग डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम, कि कितना लोड ट्रांसफर कर सकता है वो बीम पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी डेप्थ पे और उसकी विड्थ पे वो डिपेंड करता है। इसके बाद बीम इज सब्जेक्टेड टू हायर अमाउंट ऑफ शियर एंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, जो है बहुत हाईली पोर्शन में शियर फोर्स और कॉम्प्रेशन फोर्स को जो है वो ट्रांसफर करता है बीम में। इसके अलावा बात करते हैं कॉलम की। कॉलम एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे स्ट्रक्चर का, एंड विच हैव इफेक्टिव रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड टू दी फाउंडेशन। बट यहाँ पे जो है कॉलम एक तरह से वॉल्स का ही कॉलम बना जाता है, यानी वॉल ही एक तरह से कॉलम की तरह जो है वर्क करेगी। उसके बाद ब्रेसिस। सो यहाँ पे ब्रेसिस है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जो कि फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल सिस्टम में ज्यादा यूज होता है, एंड इस लोड बियरिंग एलिमेंट्स हेल्प्स इन स्टिफनिंग द फ्रेमवर्क इफेक्टिवली। जो लोड बियरिंग एलिमेंट्स जो है वो हेल्प करता है जो फ्रेमवर्क से उसकी स्टिफनिंग में, उसकी स्टेबिलिटी में ज्यादातर वर्क करता है। इसके अलावा ट्रसिस, ब्रेसिस एंड ट्रसिस आर एक तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल मेंबर्स है जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को, एंड स्ट्रक्चर आर लोड बियरिंग एलिमेंट्स दैट सपोर्ट द रूफ एलिमेंट्स इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कई बार आपने रूफ देखा होगा, वहां पे एक डायगोनल तरीके से आपको कुछ उसकी डिजाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से कोई डायगोनल मेंबर्स इस तरह से लगे होते हैं। सो एक तरह से ट्रसिस है, एक तरह से जो कि स्टील्स का बना होता है, जिस तरह से एक खुद में एक बीम और कॉलम की तरह रिएक्ट करता है। सो ये जो एलिमेंट है रूफ फ्लोर्स आर यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड टू द ट्रस
एंड ट्रस इज सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है इसको वो ट्रांसफर करता है। एंड ट्रसेस आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड्स ऑफ द मूवमेंट, वो किसी काइंड्स ऑफ मूवमेंट जो है उसको वर्क नहीं करते। उसके बाद एक बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमने बात की लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपोनेंट उसमें है। अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, वहां पे कॉलम है, स्लैब है, बीम है एंड फाउंडेशंस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे किस तरह से वन बाय वन जो है वो फाउंडेशंस तक जो है लोड ट्रांसफर होता है। सबसे पहले जो लोड था है यहाँ पे स्लैब हो गया, इस स्लैब का लोड जाएगा कॉलम में, कॉलम का जो लोड से यहाँ पे वन बाय वन सभी फ्लोर्स में वो आता जाएगा। तो यहाँ पे स्लैब का, इस ऊपर वाले कॉलम का, बीम का और इस कॉलम का, इस सभी जो लोड से ये लोड ट्रांसफर होते जाएंगे फिर फाउंडेशन में। सो स्लैब पहले, फिर उसका लोड ट्रांसफर होगा बीम में, फिर उसका लोड ट्रांसफर होगा कॉलम में और वो ट्रांसफर होगा फाउंडेशन में। सो इस तरह से यहाँ पे जो पूरा लोड है वो इस तरह से ट्रांसफर होता रहेगा। इसके अलावा अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो लोड बियरिंग में जो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है स्लैब, स्लैब का जाएगा वॉल में और वॉल का जाएगा फिर फाउंडेशन में। सो इस तरह से जो लोड है वो उसमें ट्रांसफर होता है। सो फ्रेम में आप सिस्टमेटिकली लोड आप ट्रांसफर होता देख सकते हो और लोड बियरिंग में स्लैब से वॉल और वॉल से फाउंडेशन में होता जाएगा। सो इस तरह से देख सकते हो कि इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। सो यहाँ पे हम बात करेंगे रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। सो दो टाइप से फ्रेम स्ट्रक्चर के, फर्स्ट है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे दिस फ्रेम आर बिल्ट एट द साइड एंड दे प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी एंड रजिस्ट रोटेशंस इफेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा। आपने देखा होगा कहीं भी जब बिल्डिंग का या कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो साइड पे ही जो बीम है, कॉलम है, स्लैब है या फुटिंग है, इन सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन पूरा प्रिपेयर की जाता है। यानी कि वहां पे ही स्टील का फॉर्मिंग होगा, वहां पे ही कंक्रीट मिक्सचर होगा और वही कंक्रीट को मिक्सर करके फिर वहां पे स्लैब, बीम, कॉलम में सारी जो मेंबर्स है उसको पूरा कंप्लीट की जाता है। सो इस तरह से कोई भी आप बिल्डिंग वन बाय वन फ्लोर के जरिए इसको पूरा प्रिपेयर किया जाता है। उसके एडवांटेजेस क्या है? सो दे फीचर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स एंड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वॉल्स, बीम्स एंड स्लैब। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों तरह की मोमेंट्स आएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन दोनों तरह के मोमेंट्स को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स है, बीम्स, स्लैब्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है। कुल मिला के पूरा जो रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से यानी कि वो पूरा स्टेबल होगा। ओके, सो यहाँ पे कोई भी लोड्स आओ उसको, लोड्स को, रोटेशंस को और मोमेंट को कैरी कर लेगा। सो इस तरह से इस तरह के जो रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है इसका ज्यादातर यूज जो है वो मोस्टली किया जाता है। सेकंड है वो ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि नॉमिनल कई जगह पे यूज की जाता है, जैसे कि पार्किंग की बात कर लो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करो। से ऐसी कोई ऐसे लोकेशन से आप जहाँ पे कोई ज्यादा हैवी वेट्स ना हो, इतना सारा उसको ज्यादा उसको हाइट ना हो, इस तरह से इसको प्रिपेयर की जाता है। सो दिस फ्रेम स्ट्रक्चर रजिस्ट लेटरल फोर्सेस बाय द ब्रेसिंग एक्शन ऑफ डायगोनल मेंबर यूज्ड टू रजिस्टर द साइडवे फोर्सेस। सो यहाँ पे क्या होगा कि डायगोनल मेंबर से उसका यूज किया जाता है। लाइक यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है पूरा, तो यहाँ पे स्टील के ही कॉलम, स्टील का ही बीम और स्टील के ही डायगोनल मेंबर्स का यूज होगा। सो इसको जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको रजिस्ट कर पाता है। इसके अलावा the structure is braced by inserting diagonal structural member into the rectangular area of structural frame. So ये हमने बात की ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। आइए अब बात करते हैं मेन जो है मेजर पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर। सो यही एक तरह से रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी कि हम उसका कॉन्क्रीट फ्रेम कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक G+2 बिल्डिंग यहाँ पे कॉलम, स्लैब, बीम और फाउंडेशंस बताया गया है। सो किस तरह से वन बाय वन ये जो सभी मटेरियल से, सभी पोर्शन से इसका क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम के बारे में। सो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर से एंड विच कैरी द लोड्स फ्रॉम द बीम एंड अपर कॉलम एंड ट्रांसफर इट इनटू द फुटिंग। अगर हम बात करें इस वाले कॉलम की, तो इस वाले कॉलम में ऊपर का जो स्लैब है उसका वेट आएगा। इसके अलावा नीचे जो बीम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, उस बीम का लोड भी कॉलम में ट्रांसफर होगा और ये सभी जो लोड्स है वो ट्रांसफर फिर नीचे वाले कॉलम होंगे। ऐसे वन बाय वन फ्लोर का जो लोड ट्रांसमिशन होता जाएगा और लास्ट में ये वाले जो कॉलम में आएगा लोड वो फुटिंग में यानी कि फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस तरह से वन बाय वन लोड को वो एक्सियल और एसेंट्रिक लोड से उसको कैरी करता रहता है। इसके अलावा डिजाइन ऑफ कॉलम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब। व्हाई? बिकॉज वन बीम फॉल्स, ओके, इट्स will be local failure of one floor,
but if one column fails it can lead to the collapse of the whole structure। यानी कि यहाँ पे हम बात करें कि सपोज फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में कई बार एक बीम या कि स्लैब डैमेज हो गया तो उसका जो इफेक्ट रहेगा फर्स्ट फ्लोर में ही आएगा ऊपर, ओके। बट अगर कहीं से भी कोई एक जो है कॉलम कोलैप्स हो गया तो क्या होगा कि पूरा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। यानी अगर वन कॉलम कोलैप्स होता है तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, पूरा होल स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। सो इसके लिए बीम और कॉलम, यहाँ पे स्लैब और बीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कॉलम, और कॉलम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फाउंडेशन, ओके। सो यहाँ पे कॉलम जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो है जो यहाँ पे हमने इसकी बात की। नेक्स्ट बात करते हैं बीम के बारे में। सो यहाँ पे बीम आपको रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो बीम्स यहाँ पे, ये सारे जो है वो बीम्स यहाँ पे बताए गए हैं। सो बीम जो होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है एंड दे कैरी लोड फ्रॉम द स्लैब एंड ऑल्सो डायरेक्ट लोड्स ऑफ मेसनरी वॉल्स एंड देयर सेल्फ वेट्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो बीम से उसके ऊपर रखी हुई वॉल्स का भी उसका वेट आएगा, बीम का खुद का सेल्फ वेट भी आएगा, और ऊपर जो एक स्लैब है उस पूरा स्लैब का लोड भी कहाँ आएगा, उस बीम में आएगा। फिर बीम से होके वो लोड ट्रांसफर होगा कॉलम में। सो द बीम में बी सपोर्टेड ऑन द अदर बीम और मे बी सपोर्टेड बाय कॉलम फॉर्मिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेम। सो बीम जो है दूसरे बीम्स को सपोर्ट करता है और या फिर वो कॉलम को सपोर्ट करता है। सो इस हिसाब से दो जो इसके मेन है, फर्स्ट है मेन बीम एंड दूसरा है सेकेंडरी बीम। मेन बीम क्या होता है, इज ट्रांसमिटिंग फ्लोर एंड सेकेंडरी बीम लोड टू दी कॉलम। सो जो मेन बीम होता है वहां पे सेकेंडरी बीम जो होता है उसका लोड भी ट्रांसफर होता है और जो फ्लोर का लोड है वो भी ट्रांसफर होता है, और सेकेंडरी बीम जो है उसमें ट्रांसमिटेड फ्लोर लोड्स टू दी मेन बीम। तो सेकेंडरी बीम क्या करता है, अपना जो लोड उसके ऊपर आता है उसको वो मेन बीम में ट्रांसफर करता है। सो ये वाला जो है बाहर की साइड में वो एक मेन बीम है और बीच में आप उसको देख रहे हो ये सारे सेकेंडरी बीम है। अब बात करते हैं स्लैब के बारे में। सो स्लैब की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पूरा स्लैब से यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे अ स्लैब इज अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेस दैट इज यूज्ड फॉर कवरिंग द बिल्डिंग फ्रॉम द अबव एंड प्रोवाइड शेल्टर फॉर द इनहैबिटेंट्स। These are the plates elements and carry the loads primarily by flexure and they usually carry vertical loads. So यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे 1 by 1 फ्लोर पे आपको पूरा स्लैब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो ये स्लैब है वो उसके ऊपर का जो सारा लोड्स होता है उसको वो कैरी करते हैं, और ये नॉर्मली जो है उसके ऊपर सारा जो बीम्स का वॉल का जो लोड आता है उन सभी जो आएगा वो वर्टिकली आएगा, तो सारे वर्टिकल लोड्स को वो कैरी करता रहता है। एंड अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड ड्यू टू द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे कैन कैरी लार्ज विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस एंड देन ट्रांसफर देम टू द बीम। सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें यहाँ पे, सो नॉर्मली जब भी कोई हैवी विंड्स आए या फिर कोई अर्थक्वेक फोर्सेस तो इसको वो डायरेक्टली बीम में जो है वो ट्रांसफर कर देता है। अब बात करते हैं फाउंडेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी कोई बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। सो यहाँ पे ट्रांसमिट द लोड्स कमिंग फ्रॉम अबव कॉलम बीम टू द सॉलिड ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कॉलम की बात की, बीम की बात की और स्लैब की बात की। इन सभी में से जो भी कोई लोड ट्रांसफर होगा वो सारा का सारा लोड 1 by 1 फ्लोर के होके लास्ट में कहाँ जाएगा, नीचे वाले जो फाउंडेशन से वहां पे जाएगा। इसलिए फाउंडेशन इज द बिलोएस्ट पोर्शन ऑफ द एनी स्ट्रक्चर एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एनी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं शियर वॉल्स। शियर वॉल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो एक दिख रहे हैं यहाँ से वो एक शियर वॉल्स है, ओके। ये कंटिन्यूसली होती है और कंक्रीट से के मिक्सचर से यानी कि आरसीसी फ्रेम से इसको प्रिपेयर की जाती है। शियर वॉल्स आर एक्चुअली वेरी लार्ज कॉलम बिकॉज ऑफ विच दे अपीयर लाइक वॉल्स रदर देन कॉलम। तो आपको लगेगी तो वॉल्स ही है लेकिन एक तरह से कॉलम की तरह वो रिएक्ट करती है। सो दे take care of the horizontal loads like wind and earthquake load. Shear walls also carry the vertical loads and it's important to understand that they only work for the horizontal loads in one direction, which the axis of the long dimension of the wall. So इस साइड से जो horizontal forces आने वाला है उस forces को वो directly जो carry करता है, लेकिन उसके अलावा वो vertical loads को भी वो carry कर पाता है। अब बात करते हैं, हमने दो जो मेन स्ट्रक्चर की बात की वो है ब्रेस्ट स्ट्रक्चर और दूसरा था रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। अब इसमें हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर जो था फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे। सो इट इज गुड इन कॉम्प्रेशन व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग फायर फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपको पता होगा कि कंक्रीट होता है तो कंक्रीट में फायर होता है तो बहुत लंबे समय तक उसको वो कैरी कर पाता है। इसके अलावा लॉन्ग सर्विस लाइफ है उसकी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लाइक पियर्स, डैम, फुटिंग, इस सब में
वो एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मटेरियल्स की तरह सारे जो है यूज होते हैं और वो काफी इकोनॉमिकल पड़ता होता है। इट कैन बी कास्ट टू एनी शेप, आपको जिस भी तरह का शेप लेना है वो आप कंक्रीट को दे सकते हो, यानी आरसी स्ट्रक्चर को आपको राउंड देना है, रेक्टेंगल लेना है, स्क्वायर लेना है, डायगोनल लेना है, ट्राइंगल लेना है, जो भी शेप आपको चाहे वो आप उसको इजीली उसको शेप दे सकते हो। इसके अलावा इट यील्ड्स रिजिड मेंबर्स विद मिनिमम डिफ्लेक्शंस एंड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज अबाउट 15 टाइम्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड वेल ओवर 100 टाइम्स इट्स टेंसियल स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे क्या है कि जो स्टील की बात करें, सो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है स्ट्रक्चर की कंक्रीट की उससे 15 टाइम्स ज्यादा होती है स्टील की, और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी 100 टाइम्स ज्यादा होती है। तो सोचो कि अगर स्टील और कंक्रीट दोनों मिक्सचर हो जाए तो फिर जो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है वो कितनी हायर होती है। ओके, सो इस तरह से आरसीसी की हम बात करें जिसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, ओके, सो वहां पे स्टील और कंक्रीट का मिक्सचर हो जाता है। ओके, इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत जो है ज्यादा पैमाने में बढ़ जाती है। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज करके बात करें, सो इट नीड्स अ मेटिकुलस मिक्सिंग, कास्टिंग एंड क्यूरिंग, ऑल ऑफ which affect the final strength of the member। तो यहाँ पे सब जगहों पे मिक्सिंग करना पड़ेगा, उसकी अच्छे से कास्टिंग और क्यूरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो जो वर्किंग आपने किया है स्ट्रक्चर का वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, या फिर वो कोलैप्स हो जाएगा या फिर उसमें कुछ खामियां रह जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ द फॉर्मवर्क यूज्ड इन कास्ट कंक्रीट इज रिलेटिवली हाई। तो इसकी जो कॉस्ट आती है जो फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्ट करने की, उसके लिए लेबर कॉस्ट चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ही हाईली हो जाती है। इसके अलावा जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, स्टील की बात करो, सीमेंट की बात करो, सैंड की बात करो, तो इसके जो प्राइजेस है वो भी काफी हाई रहते हैं। ओके, नॉमिनल स्टील और सीमेंट की बात करें तो। इसके अलावा बात करते हैं, इट हैज लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर्ड टू स्टील एंड व्हिच लीड्स टू लार्ज सेक्शंस ऑफ कॉलम एंड बीम इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। क्रैक्स डेवलपमेंट इन कंक्रीट ड्यू टू सिंकेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइव लोड इज हाई। नॉमिनल लाइव लोड्स का एक ज्यादा इश्यू रहता है, क्योंकि कई बार कितने लोग किसी बिल्डिंग में आते हैं। ओके, तो इससे लाइव लोड्स को कैरी कर पाना एक बहुत बड़ा थोड़ा चैलेंज रहता है यहाँ पे। लेकिन अगर कंक्रीट और स्टील दोनों को मिक्सर करके बनाया जाए तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहती। If concrete is not done properly, the steel starts corroding, thereby losing strength and ultimately the life gets reduced. Also, the repair are then very expensive and difficult. So ये most important है कि आपने जो स्टील फॉर्मिंग किया है उसको ऑल अराउंड में कंक्रीट का अच्छे से मिक्सचर होना चाहिए। अगर वहां पे कोई खामी रह जाती है तो वहां पे आपका जो उसकी लाइफ है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी और उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, वहां पे क्रैक्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो अच्छी तरह से इसका फॉर्मिंग और मिक्सिंग करके इसको अच्छी तरह से जो है उसका फिलअप किया जाना चाहिए। सो हमने इसमें बात की कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्स में आपको इसके एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी जिससे आप इसका कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से कर सकते हो। नॉमिनल इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 456-2000 एक तरह से मेनली जो है आरसीसी के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके अलावा स्टील के लिए भी 1987 वाला कोड आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट 31889 में, इसके अलावा आरसीसी इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड 2009। सो ये सारे जो कोड्स है वो आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि यूज हो गए आपको कंस्ट्रक्शन टाइम पे कि कौन सा जो मटेरियल्स कितना यूज करना है, कौन से मेथोडोलॉजी में कितना कैलकुलेशन में कौन से वैल्यूज को आपको याद रखना है यहाँ पे। सो इसके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। सो हमने आज पूरी यहाँ पे बात की रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर, ब्रिस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आगे डिटेल्स में हम इसके बाकी के टॉपिक्स के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।